Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Alright, तो in today's video we'll be discussing about heat capacity. अच्छा, तो सबसे पहले एक कॉमन एग्जांपल डिस्कस करते हैं ताकि आपको हीट कैपेसिटी के बारे में समझ में आए. फॉर एग्जांपल, मैं एक पॉट को किसी, ये उसका हैंडल है, और मैं इसको एक इक्वल अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड करता हूँ. तो ये कॉमन एक्सपीरियंस है और इसमें मैं कुछ वाटर डाल देता हूँ. तो ये कॉमन एक्सपीरियंस है कि ये जो मेटल है या जो पॉट जिससे बना हुआ है, इसका टेम्परेचर बहुत जल्दी राइज हो जाएगा, ये बहुत ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाएगा. पानी उससे थोड़ा स्लो गर्म होगा, और अगर ये कोई प्लास्टिक या वुडन है तो ये बिल्कुल ही स्लोली गर्म होगा, या इसका जो टेम्परेचर राइज है वो बहुत लेट होगा. तो पता ये चला कि अगर मैं सब मटेरियल को, या जितने भी मटेरियल्स मौजूद हैं, उन सबको इक्वल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी अगर मैं प्रोवाइड करता हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनका टेम्परेचर भी एक जितना ही राइज हो. तो हर सब्सटेंस, हर मटेरियल एक ही एनर्जी के ऊपर अपना टेम्परेचर सेम राइज नहीं करता. तो वो अमाउंट ऑफ एनर्जी, हीट कैपेसिटी को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे? हीट कैपेसिटी इज़ बेसिकली द energy required to raise the temperature of any substance through 1 degree सेंटीग्रेड और 1 केल्विन. तो वो एनर्जी जो किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए रिक्वायर्ड हो, उस एनर्जी को हम कहते हैं हीट कैपेसिटी. और मुख्तलिफ मटेरियल्स की हीट कैपेसिटी मुख्तलिफ है. और सिमिलरली इसी तरीके से अगर मैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की बात करूं, तो विद रिस्पेक्ट टू सब्सटेंस क्वांटिटी भी हीट कैपेसिटी डिफ़र हो सकती है. फॉर एग्जांपल, एक मिसाल लेते हैं. अगर मैं एक ग्लास ऑफ वाटर लेता हूँ, उस ग्लास ऑफ वाटर का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी मुझे हीट एनर्जी चाहिए होगी, वही एनर्जी मुझे एक पूरे टैंक ऑफ वाटर की टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए नहीं चाहिए होगी. ऑब्वियसली जब मैं क्वांटिटी ऑफ वाटर बढ़ाऊंगा, तो इधर अगर मुझे 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर राइज चाहिए, इसमें 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर अगर मुझे राइज चाहिए, तो इसके लिए मुझे हीट एनर्जी बहुत ज़्यादा चाहिए होगी एज़ कम्पेयर टू अगर इसका 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर मुझे बढ़ाना है, तो इसके लिए एनर्जी मुझे इतनी ज़्यादा चेंज इन एनर्जी नहीं चाहिए होगी, या इतनी ज़्यादा हीट एनर्जी मुझे नहीं चाहिए होगी. तो एक बात समझ में आती है कि हीट एनर्जी या हीट कैपेसिटी दो चीज़ों पे डिपेंडेंट है. एक तो नेचर ऑफ मटेरियल, और सेकेंडली डिपेंडेंट है क्वांटिटी ऑफ मटेरियल पे, और थर्ड कि मुझे कितना चेंज इन टेम्परेचर चाहिए, चेंज इन टेम्परेचर. ठीक है, तो इसीलिए हमने हीट कैपेसिटी को डिफाइन किया, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ एनी सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री सेंटीग्रेड. और अगर मैं इसका फॉर्मूला बनाऊं, तो इसका फॉर्मूला बनेगा change in energy which will become directly proportional to change in temperature. प्रोपोर्शनलिटी की साइन हटाएंगे, वी नीड टू इंट्रोड्यूस अ कांस्टेंट. यहाँ पर कांस्टेंट आ जाएगा C, विच इज़ हीट कैपेसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर मटेरियल. ये विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल चेंज होगी, और सेम मटेरियल के लिए इसकी वैल्यू सेम रहेगी, प्रोवाइडेड कि उनकी क्वांटिटीज़ सेम रहें. इन ऑर्डर टू गेट द यूनिफाइड वैल्यू, अगर मुझे किसी भी सब्सटेंस की यूनिफाइड वैल्यू चाहिए, कि लेट्स से वाटर के लिए मैं कोई एक ऐसा नंबर डिज़ाइन कर लूँ कि जिसके बाद उसकी वैल्यू मैं हर जगह वही वैल्यू यूज़ कर सकूँ, तो उसके लिए साइंटिस्ट केम अप विद द आइडिया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. उन्होंने कहा कि वाई नॉट टेक मास कांस्टेंट एज वेल. उन्होंने मास को भी कांस्टेंट रख दिया कि एक फिक्स्ड मास का या एक यूनिट मास का 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जो भी टेम्परेचर रिक्वायर्ड होगा या जो भी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, उसको उन्होंने कहना शुरू कर दिया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. तो व्हाट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज the temperature
टेम्परेचर ऑफ फिक्स मास हमने कर दिया, तो लेट्स कॉल इट, हम इसको ऐसा यूनिट्स में लेते हैं, ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ एनी सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन एज वेल। ठीक है जी। तो किसी भी सब्सटेंस का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए अगर उसका मैं फिक्स मास पे काम कर रहा हूँ विच इज़ 1 किलोग्राम, तो जितनी भी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, एक तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है और दूसरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा ये चेंज इन टेम्परेचर से। तो अगर मैं इसको कंबाइन कर देता हूँ तो हीट कैपेसिटी विल बिकम m डेल्टा टी, वेयर प्रोपोर्शनलिटी की साइन अगर मैं हटाता हूँ तो इट विल बिकम Cm delta T, where C is specific heat capacity। अब ये बात समझने की है कि अगर किसी भी सब्सटेंस के 1 किलोग्राम मास को अगर मैं जो भी एनर्जी देता हूँ उसका टेम्परेचर चेंज करने के लिए, वो कहलाती है उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है जी। इधर डेल्टा क्यू एनर्जी है या हीट एनर्जी है स्पेसिफिकली। ठीक है। C इज़ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये आपको यूजली सवालों में दी हुई होती है, हीट कैपेसिटी। ठीक है। M इज़ मास ऑफ सब्सटेंस एंड डेल्टा T इज़ चेंज इन टेम्परेचर। क्योंकि अभी इस साल हमें सिर्फ MCQ पेपर अटैम्प्ट करना है, तो एक हाथ MCQ देखते हैं कि किस तरीके से MCQ आता है। मॉडल MCQ एक बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे कहता है दी अमाउंट, या यू लेट्स से इस सवाल को लेट्स मेक इट दिस वे कि फाइंड द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ 0.3 किलोग्राम्स। इसको वो 300 ग्राम भी दे सकता है। ठीक है। 0.3 kilograms of water to from let's say 60 degree centigrade to 90 degree centigrade. The specific heat capacity of water is 4200 joules per किलोग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। इस तरीके से भी दे सकता है। और अगर आपको मास ग्राम्स में दिया हुआ है तो यूजुअली वो आपको ये भी ग्राम्स में देगा, विच विल बिकम 4.2 जूल्स पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो आइदर वे इट विल वर्क। ठीक है। तो अगर वो ग्राम्स में मास देगा तो यहाँ पर भी वो यूनिट यूजुअली स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी आपको ग्राम्स में ही देगा। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, Q इज इक्वल्स टू MC डेल्टा T विच विल बिकम 0.3 टाइम्स 4200 टाइम्स चेंज इन टेम्परेचर 90 माइनस 60 विल बिकम 30। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे, लेट मी मल्टीप्लाइड, तो ये हो जाएगा, अल्लाह भला करे, 0.3 टाइम्स 4200 टाइम्स 30 विच विल बिकम into 30। तो ये हो जाएगा 37800 जूल्स, या इसको यूँ भी लिख सकता है वो 38 किलो जूल्स। सही है। राउंड ऑफ करके इन टर्म्स ऑफ किलो जूल्स भी वो आपको वैल्यू दे सकता है। तो दिस विल बी योर आंसर। इसका सवाल एक तरीके से और भी बनाता है, वो इस तरीके से बना सकता है कि फॉर एग्जांपल के 300 grams of water is put into ice to cool it down from, let's say, 80 degree centigrade to 30 degree centigrade. Calculate the amount of energy required, amount of energy
let's say absorbed by ice to cool it down. ठीक है जी, given that a specific heat capacity of water is 4.2 joules per grams per degree centigrade. ठीक है, तो अभी कहता है 300 grams of water is being put into ice in order to cool it down, और उसका जो इनिशियल टेम्परेचर था वो 80 डिग्री था, अब वो 30 डिग्री पे आ जाएगा. अब जो कहता है कि हाउ मच अमाउंट ऑफ एनर्जी इज़ बीइंग एब्जॉर्ब्ड बाय आइस, या हाउ मच अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज़ बीइंग एब्जॉर्ब्ड बाय आइस इन ऑर्डर टू कूल इट डाउन, और आपको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी उसकी गिवन है. तो भी वही फार्मूला होगा, क्योंकि अब एनर्जी हमने एब्जॉर्ब निकालना है, फार्मूले में कोई चेंजेस नहीं आएंगे. Q इज इक्वल्स टू MS 300 grams, C is 4.2, and the change in temperature is 50. 80 minus 30 or 30 minus 50 will become 30 minus 80 will become 50. So what you'll do, will multiply it 40 into 4.2, which will become this times 50, तो 63,000 जूल्स. और अगर MCQ में दिया होता तो यूजुअली वो 63 के जूल्स भी लिख के देता. तो दिस विल बिकम योर आंसर. तो दिस इज हाउ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वर्क. एक चीज़ का और ख्याल रखिएगा कि जो सब्सटेंसेस या जो मटेरियल अपना टेम्परेचर जल्दी रेज कर लेते हैं उनकी हीट कैपेसिटीज़ कम होती हैं. ऑब्वियसली उनको कम हीट पे वो ज़्यादा टेम्परेचर रेज कर लेंगे. फॉर एग्जांपल अगर मैं पूछूं आयरन और वाटर में किसकी हीट कैपेसिटी ज़्यादा होगी, तो वाटर की हीट कैपेसिटी ज़्यादा, क्योंकि वो ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है बिफोर राइजिंग इट्स टेम्परेचर टू 1 डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक है जी. तो दिस इज़ हाउ दीज MCQs कम. अगर फिर भी कोई आपको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का कोई स्पेसिफिक सवाल है तो लेट मी नो इन कमेंट्स, आई विल ट्राई टू सॉल्व दैम. ऑलराइट, तो इसके बाद एक और टॉपिक आता है लेटेंट हीट. ऑलराइट, तो लेटेंट हीट हम कहते हैं हीट और एनर्जी required to change the state of material. ये कॉन्सेप्ट आपने फिज़िक्स में भी पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा कि ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट टेम्परेचर वोंट चेंज. टेम्परेचर राइज बिल्कुल भी नहीं होता. जो भी एनर्जी आप देते हैं वो एनर्जी बेसिकली स्टेट चेंज करने का काम आता है या मॉलिक्यूल्स को एजिटेट करने का काम आता है. तो टेम्परेचर राइज नहीं करता वो, और वो सिर्फ चेंज इन स्टेट करता है. तो इसके लिए हम यहाँ पर एक स्टेटमेंट को कंप्लीट करने के लिए कह देते हैं विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर. तो वो एनर्जी जो कोई भी सब्सटेंस एब्जॉर्ब करे या लूज़ करे without changing its temperature in order to change its state. तो हमारे पास latent heat बेसिकली दो किस्म की हैं. एक है वेपराइजेशन और दूसरी है फ्यूजन. ठीक है, इसमें यूजुअली लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होता है ऑब्जेक्ट, और इसमें सॉलिड से लिक्विड में या अदर वे राउंड. ठीक है जी. गैस से लिक्विड बनेगा तो कंडेंसेशन हो जाएगा, और लिक्विड से सॉलिड बनेगा तो फ्रीज हो जाएगा. ठीक है, तो ये हमें पता है कि ड्यूरिंग, अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को हीट देता हूँ, हीट प्रोवाइड करना शुरू करता हूँ, तो उसका टेम्परेचर और हीट एनर्जी दोनों बढ़ते रहेंगे. मगर एक वक्त ऐसा आएगा कि सिर्फ हीट एनर्जी वो एब्जॉर्ब करता रहेगा, मगर उसका टेम्परेचर राइज नहीं होगा. तो ये क्या कर रहा होगा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट का स्टेट चेंज हो रहा होगा. तो ये जो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, इस एनर्जी को आप बोलते हो बेसिकली लेटेंट हीट. तो लेटेंट हीट का बेसिक फॉर्मूला जो अगर हमारे पास बनता है वो बनता है एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी, या एनर्जी इज़ इक्वल्स टू दी लेटेंट हीट, जो भी आप एनर्जी उसको प्रोवाइड कर रहे हो. फिर उसके बाद वही चीज़ स्पेसिफिक हीट के स्पेसिफिक लेटेंट हीट क्या हो जाएगी? स्पेसिफिक लेटेंट हीट हो जाएगी एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट
of 1 kilogram of any substance without changing its टेम्परेचर। तो वो एनर्जी जो किसी भी सब्सटेंस का 1 किलोग्राम मास को टेम्परेचर चेंज किए बगैर जो एनर्जी रिक्वायर करे अपनी चेंज ऑफ स्टेट के लिए, उसको बोलते हैं स्पेसिफिक लेटेंट हीट। तो ये बराबर हो जाएगी मास के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी मास के, विच विल बिकम Lm। तो इधर L हो जाएगी स्पेसिफिक लेटेंट हीट और m हो जाएगा उसका मास। फॉर एग्जांपल आपको एक सवाल कहता है कि द स्पेसिफिक latent heat of ice is, let's say, 334 joules per gram. Find the energy required to melt 30 grams of ice। तो मास आपको दिया हुआ है यहाँ पर 30 ग्राम्स, स्पेसिफिक लेटेंट हीट आपको गिवन है, तो जो एनर्जी रिक्वायर हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, Q इज इक्वल्स टू L टाइम्स M विच विल बिकम 30 टाइम्स 334। तो जो एनर्जी आ जाएगी वो आ जाएगी 30 इंटू 334 विच विल बिकम 10,020 जूल्स और 10 के जूल्स। ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से कभी कभार ना एक सवाल इस तरह से भी आता है, फॉर एग्जांपल 300 grams of ice is heated, ice at 0 degree centigrade is heated till its temperature becomes 30 degree centigrade. Calculate the energy required, energy बल्कि यूँ करते हैं, energy given to the 300 grams of ice provided specific heat capacity of ice is, या वाटर कर लेते हैं इसको इजी बनाने के लिए, वाटर इज फॉर एग्जांपल 4.2 जूल्स पर किलोग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड, सॉरी ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। और लेटेंट हीट, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ आइस इज 334 जूल्स पर ग्राम। तो अब देखें यहाँ पर दो प्रोसेस होंगे, पहले मेल्ट होगी, तो मेल्ट करने के लिए हमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फार्मूला, सॉरी स्पेसिफिक लेटेंट हीट का फार्मूला लगाना पड़ेगा, विच इज़ 300 इंटू 334। तो ये एनर्जी आ जाएगी इन ऑर्डर टू मेल्ट इट, विच विल बिकम 334 इंटू 300 विच विल बिकम 100200 जूल्स। और फिर उसके बाद वो उसका टेम्परेचर चेंज होगा, विच विल बी MC डेल्टा T। तो चेंज इन टेम्परेचर 0 से 30 तक विल बिकम 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये हो जाएगा 300 प्लस 4.2, सॉरी मल्टीप्लाई बाय 4.2 मल्टीप्लाई बाय 30 विच विल बिकम 37800 joules। तो what you'll do, you'll add them up in order to get the answer। तो इसका आंसर हो जाएगा 138 किलो जूल्स और 138,000 जूल्स। तो ये चीज़ ख्याल रखिएगा कि जब भी इस तरीके से आइस दे दे और उसके लिए वो टेम्परेचर उसका राइज कराए, तो पहले हम उसके लिए लेटेंट हीट का फार्मूला लगाएंगे इन ऑर्डर टू गेट द आंसर, और उसके बाद फिर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी उसका टेम्परेचर बढ़ाने की काम आएगी। तो आई होप दिस क्लियर्स
द कॉन्सेप्ट ऑफ हीट कैपेसिटीज़ एंड लेटेंट हीट कैपेसिटी. इन केस कोई सवाल हो तो यू कैन राइट इट इन कमेंट्स सो दैट आई कैन एक्सप्लेन इट एज वेल. और कोई टॉपिक हो फिजिक्स से रिलेटेड तो भी आप मुझे बताएं. टिल देन वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन.